उत्तराखंड के 4 गांव होंगे सम्मानित। 27 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस पर मिलेगा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों से पहले होगा महाकुंभ। 1 अक्टूबर से कराने की खेल मंत्री रेखा आर्य ने दिए निर्देश। उत्तराखंड में 4800 पदों पर भर्ती का मौका। UKSSC ने जारी किया भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर। 21 अक्टूबर 2024 से 10 सितंबर 2025 तक आयोजित होंगी परीक्षाएं। यमुनोत्री धाम को हेली सेवा से जोड़ने की कवायद शुरू। हेलीकॉप्टर ने की सफल लैंडिंग की तलाश। लंबे समय से यमुनोत्री धाम में हेलीपैड बन के चल। देहरादून पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर 597 वाहनों का चालान। 136 वाहन सीज। भूदसाव से जूझ रही ज्योतिर्मठ पर नए खतरे के आसार। विष्णुप्रयाग में धौली गंगा के ऊपर पिछले 2 से 3 दिनों में तेजी से हो रहा भूस्खलन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ में। देहरादून से बड़ी खबर। प्रदेश में विधायकों के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी होगी। राज्यपाल ने विधिक संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर राज्यपाल की ओर से मंजूरी दिए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता दें। विधानसभा सत्र में सरकार ने विधेयक पारित किया था। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देहरादून से खबर है, जहां बाल श्रम और भिक्षावृत्ति पर नकेल कसने के लिए जिला टास्क फोर्स और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने विशेष अभियान चलाया है, जिसमें देहरादून के रायपुर और राजपुर क्षेत्र में बाल श्रम करते हुए 3 बच्चों को रेस्क्यू किया गया और 3 नियोजकों को बाल श्रम कराने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। देखिए, हमारी जो जनपद में AHTU की टीम है, तो अभी हाल ही में उसके द्वारा जो है जनपद में जिलाधिकारी महोदय के द्वारा गठित टास्क फोर्स, उसमें कि अलग अलग जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उसके सारे अधिकारी, जैसे श्रम विभाग है, चिकित्सा है, एजुकेशन है, राजस्व है, तो उसके साथ मिलकर हमारी AHTU की टीम के द्वारा जो है ये श्रम कानून के उल्लंघन के तहत कार्रवाई की गई है। और इस कार्रवाई के तहत थाना राजपुर और थाना रायपुर, वहाँ से जो है 3 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया है, जिसमें कि 1 रायपुर और 2 राजपुर से संबंधित है। तीनों को रेस्क्यू किया गया है। काउंसलिंग करवाने के उपरांत उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। और इसके संबंध में जो है 2 FIR, एक अंडर चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट 1986, उसमें जो है 1 रायपुर पर और 2 राजपुर पर कायम की गई हैं। जो भी उनके एम्प्लॉयर थे जिनके यहाँ वो काम कर रहे थे, उसमें उनको नामजद किया गया है और आफ्टर इन्वेस्टिगेशन जो है उनको विधि सम्मत जो है वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और लगातार ये अभियान, जैसा कि मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि लगातार ये अभियान जो है हमारी HTU टीम के साथ, जो जिले की टास्क फोर्स है, वो लगातार इसको विभिन्न थाना क्षेत्रों में या जहाँ से भी शिकायत प्राप्त होती है, वो लगातार इस अभियान को हम जारी रखेंगे।
अगली खबर है कोटद्वार से, जहां पर अगले शिक्षा सत्र से केंद्रीय कार्य हुए विद्यालय हैं। की कक्षाओं का संचालन शुरू होगा और क्षेत्रीय विधायक विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने यह जानकारी दी है। पत्रकारों से मुखातिब विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि कुछ औपचारिकताएं पूर्ण होते ही केंद्रीय विद्यालय का संचालन शुरू हो जाएगा। आपको कोटद्वार की तस्वीर दिखाई दे। हमें ज़मीन उत्तराखंड सरकार को फ्री में देनी पड़ेगी, तो वो दी है। अब इसके बाद हमारी जो फाइल है वो पहुंचेगी जो हमारे दफ्तर हैं देहरादून में केंद्रीय विद्यालय के। उसके बाद एक टीम पहुंचेगी और मेरी यहाँ पे पूरी तैयारी है। आप लोगों को शायद पहले से भी पता होगा कि हमने स्कूल में 12 कमरों को ठीक ठाक करा दिया है, शौचालय वहाँ बन रहा है। तो प्रयास ये है कि अगले सत्र को हम यहाँ पर शुरू करें। आपके कार्यकर्ता और बाकी बढ़ते हैं खबरों की ओर। देहरादून से खबर है, जहां पर उत्तराखंड में इस साल अक्टूबर नवंबर के मध्य में प्रस्तावित 38वीं राष्ट्रीय खेलों की 38 प्रतियोगिताओं के लिए राज्य के 7 शहरों का चयन हो चुका है, लेकिन अभी तिथि का चयन नहीं हुआ है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि सरकार और विभाग की ओर से केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा को भी तैयारियों के संबंध में अवगत करा दिया गया है। जो उन्होंने अन्य विभागों को 8-8 करोड़ रुपए दिए थे वो हमें नहीं दिया था, हमें वो कॉर्पस दिया था। हालांकि उस समय उन्होंने ये क्लियर नहीं किया था कि ये कॉर्पस है, जिसके बारे में हमने कई सारे कॉरेस्पॉन्डेंस भी की। नेशनल गेम को लेकर नेशनल गेम को लेकर जो अपडेट है वो यही है कि मेरी पीटी उषा जी से मुलाकात रही और पीटी उषा जी ने इसको लेकर आश्वासन भी दिया, सहमति भी दी कि हम जल्द से जल्द जो है वो डेट डिक्लेरेशन का काम करेंगे। मुझे बहुत भरोसा है कि बहुत जल्द से जल्द ये होगा। और चूँकि यदि हम कहें कि इसकी तैयारियों के संदर्भ में, तो सरकार की ओर से, विभाग की ओर से तैयारियों की पूरी डिटेल मैंने माननीय केंद्रीय खेल मंत्री जी को भी दे रखा है और पीटी उषा जी को भी हमने बता दिया है कि विभाग पूरी तरह से जो है अवस्थापनाओं के विकास में पूरी तरीके से तैयार है। हमें नेशनल गेम कराने में हम पूर्णतः सक्षम हैं और इसलिए हम प्रत्याशा में हैं कि जल्द से जल्द तिथि की घोषणा होए और हम उसकी तैयारियों को जोर शोर के साथ में कर सकें। चयन प्रक्रिया खबर है देहरादून से, जहां पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने गढ़ी कैंट में मुख्यमंत्री की घोषणा के अंतर्गत प्रदेश में अब तक सबसे विशाल निर्माणाधीन सामुदायिक भवन का निरीक्षण किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने निर्माणाधीन अत्याधुनिक सामुदायिक भवन के निर्माण से संबंधित कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को 15 जनवरी तक निर्माण कार्य पूरा कराने के निर्देश दिए हैं। कैबिनेट मंत्री ने तेजी से चल रहे सामुदायिक भवन के निर्माण कार्य के लिए कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को शाबाशी भी दी है। गढ़ी कैंट का क्षेत्र, इसका लगा हुआ क्षेत्र जहां लगभग 30,000 से अधिक की आबादी यहाँ पर रहती है। यहाँ पर कोई ऐसा सार्वजनिक स्थान नहीं था, कोई ब्याह शादी अगर इनके फंक्शन होते हैं तो उनको शहर की ओर जाना पड़ता है। 2.5 लाख 3 लाख के वेडिंग पॉइंट मिलते हैं। और एक बार मुख्यमंत्री को मैं लेकर यहाँ पर आया था तो मैंने घोषणा करवाई थी 10 करोड़ की लागत से एक विशाल सामुदायिक भवन यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है। फिनिशिंग वर्क चल रहा है। 15 जनवरी को इसका लोकार्पण कर हम यहाँ की जनता को सूचित करेंगे। और मैं जब विजिट कर रहा था कि यहाँ पर एक दिन में 2 शादियाँ भी हो चुकी। ऊपर का जो क्षेत्र है 2 फंक्शन भी यहाँ पर हो सकते हैं। यहाँ की क्षेत्र की जनता के लिए ये एक वरदान साबित होगा। और जो गरीब लोग हैं, हम कैंट बोर्ड से बात कर उसके मिनिमम रेट फिक्स करेंगे ताकि बहुत कम पैसे में उनके ब्याह शादी और सामाजिक कार्य यहाँ पर हो सके।
खबर है देहरादून से, जहां भाजपा मंसूरी मंडल के सदस्यता अभियान में शामिल होने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट व कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी पहुंचे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सदस्यता अभियान की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार ने कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। दावा किया कि भाजपा विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। सरकार की रीति नीति पीएम की कार्यप्रणाली से प्रभावित होकर लागू भाजपा से जुड़ रहे हैं। और यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में बेरोजगारों के मुद्दे पर सियासत जारी है। दरअसल राज्य के हजारों युवा उत्तराखंड बेरोजगार संघ के बैनर तले आंदोलन कर रहे हैं। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री आवास कूच करने के बाद रोजगार युवाओं ने अब भूख हड़ताल शुरू कर दी है। वहीं बेरोजगारों के इस आंदोलन को कांग्रेस का भी समर्थन मिल गया है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत कस्बाना ने पार्टी के नेताओं के साथ बेरोजगारों के धरने को समर्थन दिया है और साथ ही सरकार से बेरोजगारों की मांगों को भी पूरा करने की अपील कर दी है। बताते चले कि बेरोजगार युवाओं ने सरकार से विभिन्न विभागों में खाली चल रहे पदों पर जल्दी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने, पुलिस कांस्टेबल और वन आरक्षी भर्ती परीक्षा में आयु सीमा बढ़ाने के साथ ही तमाम मांगों को लेकर आंदोलन भी शुरू कर दिया है। हमारे भूख हड़ताल का दूसरा दिन है और हमारी मुख्यतः 4 से 5 मांगे हैं। हमारी जो सबसे पहली मांग है ये है कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में 8 साल बाद भर्ती आ रही है। ऐसे में जो है प्रदेश के लाखों युवा उम्र सीमा को लेकर परेशान है। उत्तराखंड की धामी सरकार की टेंशन कम होने का ले रही है। दरअसल राज्य में सरकार के खिलाफ आक्रोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में अब बेरोजगार युवाओं ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बेरोजगार युवाओं ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की है। इसके तहत युवाओं ने सरकार से विभिन्न विभागों में खाली चल रहे पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने, पुलिस कांस्टेबल और वन आरक्षी भर्ती परीक्षा में आयु सीमा बढ़ाने के साथ ही तमाम मांगों को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। बेरोजगार युवाओं ने धामी सरकार पर वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस ने भी बेरोजगारों के आंदोलन को समर्थन देते हुए भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ने का दावा किया। आज हमारे भूख हड़ताल का दूसरा दिन है और हमारी मुख्यतः 4 से 5 मांगे हैं। हमारी जो सबसे पहली मांग है वो ये है कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में 8 साल बाद भर्ती आ रही है। ऐसे में जो है प्रदेश के लाखों युवा उम्र सीमा को लेकर परेशान है। तो हम चाहते हैं कि इसमें तत्काल जो है 18 से 28 वर्ष इसमें उम्र सीमा हो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती में। इसके अलावा जो दूसरी मुख्यतः मांग है वो ये है कि हम चाह रहे हैं कि ऊर्जा विभाग की जो भर्ती है उसमें जेई और टीजीटी के जो है हजारों पद खाली हैं, उनकी विज्ञप्ति तत्काल जारी की जाए। इसके अलावा जो तीसरा हमारा बड़ा मुद्दा है वो ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में जो एपीआई प्रणाली है उसको तत्काल जो है हटाया जाए। और इसके अलावा जो संविदा का मुद्दा है, संविदा नियमितीकरण का जो मुद्दा है उसको लेकर हम चाह रहे हैं कि संविदा कर्मियों का नियमितीकरण ना हो बल्कि उनको वेटेज दिया जाए। बेरोजगारों के साथ उनकी लिखित परीक्षा हो और उसी लिखित परीक्षा के माध्यम से उनका सिलेक्शन हो। हालत खराब पूरे प्रदेश के अंदर रोजगार की। पिछले 7 वर्षों से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस राज्य में आई है, बेरोजगारी जिस स्तर पे पहुंच गई है, चरम पर है। जब से देश आजाद हुआ तब से लेके अब तक, जब हम उत्तर प्रदेश में थे और राज्य बनने के 24 वर्षों में इतनी बेरोजगारी उत्तराखंड में कभी नहीं हुई जो आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में देखने को मिलती है। चरम पर बेरोजगारी। पुलिस में भर्ती, कमाल की बात यह है 8 वर्ष से भर्ती नहीं खुली। जो नौजवान 18, 19, 20 साल की उम्र में पुलिस में जाना चाहता था, आज वो ओवर एज हो गया, उसको मौका ही नहीं है, अवसर ही नहीं है कि अगर पुलिस की भर्ती भविष्य में खुलेगी। पहले तो खुलेगी नहीं, मुझे लगता नहीं है खुलेगी, क्योंकि 3, 4, 5 बार ये कह चुके हैं कि हम खोल रहे हैं, अध्याचन के लिए भेज रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो भर्ती होती नहीं। अगर हो भी जाएगी तो जो नौजवान आज से 7 साल पहले एलिजिबल था, आज वो एलिजिबल ही नहीं है, उसके तो ओवर एज हो गया। तो हमारी इन बेरोजगारों की मांग है कि राज्य में पुलिस की भर्ती निकलती है तो 8 साल से भर्ती नहीं हुई तो 8 साल ना दें तो कम से कम 50%, 50% रिलैक्सेशन, 4 साल का रिलैक्सेशन तो उनको मिलना ही चाहिए। एज में एज रिलैक्सेशन होना चाहिए। दूसरी बात, राज्य के ऊर्जा विभाग के अलग अलग निगमों में, आपको बता दें कि उत्तराखंड में विभिन्न सरकारी, सहायतित और सार्वजनिक उपक्रमों में
अधिकारियों और कर्मचारियों के करीब 65,000 से ज्यादा पद रिक्त चल रहे हैं, जिन्हें भरने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं बेरोजगारों के इस आंदोलन के बीच उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अलग अलग विभागों के कुल 4,865 पदों पर भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। वहीं भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस युवाओं को भड़काने का काम कर रही है। भाजपा का तर्क है कि राज्य के युवा मुख्यमंत्री युवाओं के मुद्दों को लेकर बेहद गंभीर है। धामी सरकार में रिकॉर्ड 16,000 से ज्यादा नियुक्तियां दी गई हैं। इसके अलावा भी हजारों भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि सरकार के दावे हवा हवाई है। भाजपा के राज में बेरोजगारी अपने चरम पर है। देखिए, ये सरकार जो कह रही है कि हमने 16 से ज़्यादा हजार वैकेंसी या रोजगार दे चुके हैं, ये सब खोखले वादे हैं। ये सिर्फ दिखावा है, ये छलावा है। ये बेरोजगारों के साथ जो है एक छलावा, उन्हें बेमतलब का डेटा कहीं से भी उठाकर दे दिया जाता है। मैं ये कहता हूँ कि जितनी भी भर्ती विज्ञापन आए, ये कह रहे हैं कि 16,000 भर्ती या रोजगार हमने दिए हैं। जितने भी भर्ती विज्ञापन आए, ये बताइए आप अभी तक किसकी ज्वाइनिंग दे चुके हैं? क्या 16,000 ज्वाइनिंग हो चुकी है? इनसे जरा ये सवाल पूछिए। जितने भी भर्ती विज्ञापन इनके कार्यकाल में आए, मैं आपको गिनती से बता दूंगा कि 16,000 छोड़िए, मुश्किल से 4 या 5,000 ज्वाइनिंग भी नहीं हुई होंगी अभी। तो ये डेटा तो दे देते हैं कि हमने इतनी भर्तियां जारी कर दी, लेकिन उसमें रोजगार वास्तव में मिला या नहीं, ये भी तो चिंतन का विषय है। ये भी तो देखना होगा हमें। तो ये सिर्फ छलावा है और ये गुमराह किया जा रहा है लोगों को। देखिए, कांग्रेस बेरोजगार युवाओं की भावनाओं से खिलवाड़ बंद करे, उनको बहकाना बरगलाना बंद करे, उनका दुरुपयोग बंद करे। युवाओं के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयासरत हैं और लगातार युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, उत्तराखंड में कितने नए रोजगार सृजित हुए हैं, उन सबको देखते हुए मेरा युवाओं से आह्वान है कि वो आंदोलन न करें और देखें कि उनके मुख्यमंत्री उनके लिए लगातार कितना प्रयास कर रहे हैं। केवल सरकारी क्षेत्र में नहीं, निजी क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, चाहे पर्यटन का क्षेत्र हो, साहसिक पर्यटन का क्षेत्र हो, आप देखिए स्वयं वो राफ्ट में बैठकर और उन्होंने 15-16 किलोमीटर तो राफ्टिंग की और ये संदेश दिया कि आइए इस क्षेत्र में भी युवा बहुत अच्छे से जो है पैसा कमा सकते हैं, बहुत अच्छा रोजगार सृजन कर सकते हैं। कांग्रेस तो केवल और केवल राजनीति करना चाहती है, युवाओं के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहती है। मेरा कांग्रेस के नेताओं से भी निवेदन है कि इन भोले भाले युवाओं को ना बहकाएं और उनको स्वरोजगार करने दें, उनको रोजगार के लिए जो है काम करने दें, आंदोलन में उनका कीमती समय नष्ट ना करें। देखिए, मुख्यमंत्री जी जो रोजगार के दावे कर रहे हैं, उसकी पोल तो अपना बेरोजगार खोल रहे हैं। वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बड़े आंदोलन के लिए बाध्य हैं और इसीलिए आंदोलन के लिए बाध्य हैं कि सरकार झूठे दावे कर रही है, धरातल पर बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है, सरकार बार बार बड़े बड़े विज्ञापन छपवा रही है, तो फिर बेरोजगारों को धरना प्रदर्शन क्यों करना पड़ रहा है? इसीलिए कि सरकार के दावे झूठे हैं, लगातार पलायन हो रहा है। पलायन आयोग की रिपोर्ट उसकी तस्वीर अपने आप खोल रही है और बेरोजगार संतुष्ट नहीं है, क्योंकि तमाम बेरोजगार तो ओवर एज हो गए हैं 7 सालों में। उनको 7 साल पहले जो रोजगार मिल जाने चाहिए थे, उसके लिए उन्हें अभी तक संघर्ष करना पड़ रहा है। तो जो लोग ओवर एज हो गए हैं, उनके लिए सरकार के पास क्या योजना है, ये भी बेरोजगारों को बतानी चाहिए। और बेरोजगार सरकार से लंबे समय से बातचीत की मांग कर रहे हैं, पेपर लीक प्रकरण में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, अभी भी घपले पे घपले हो रहे हैं। तो इसकी सही तस्वीर तो आप बेरोजगारों से पूछिए कि सरकार झूठे दावे क्यों कर रही है, और सरकार को अब बाज आना चाहिए झूठे दावों से, धरातल पर बेरोजगारों को रोजगार दे करके दिखाए, तभी जाकर के तस्वीर बदलेगी। कुल मिलाकर राज्य में एक बार फिर बेरोजगारी पर हंगामा शुरू हो गया है। विपक्ष के साथ ही अब बेरोजगार युवाओं ने सरकार की टेंशन को बढ़ा दिया है। वहीं एक ओर जहां सरकार राज्य गठन के बाद अब तक की सबसे सर्वाधिक नियुक्तियां देने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर बेरोजगार युवा रोजगार की मांग को लेकर आंदोलन करने के लिए मजबूर है। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों रिकॉर्ड भर्तियों के बावजूद बेरोजगार युवा निराश है? आखिर क्यों सरकार इन बेरोजगार युवाओं की मांगों को पूरा नहीं कर रही है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। राज को दंडवत प्रणाम करने के बाद राम दरबार की पीतल की मूर्ति, तांबे का लोटा और घंटी पर हाथ साफ कर चलता बना। आज सुबह पूजन अर्चन करने पहुंचने पर मंदिर का नजारा देखकर अशोक कुमार गुप्ता अवाक रह गए। सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर चोरी होते देखकर उन्होंने पुलिस को सूचना भी दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश कर रही है।
दुकान के बगल में मंदिर है, वहाँ से चोरी नशेड़ी ने 9 बज के कुछ मिनट पर दिन में मंदिर के राम दरबार था वो पीतल का, और एक तांबे का लोटा था और एक घंटी थी, अभी नहीं लाई थे घंटी, पहले भी चोरी हो गई थी वो। तो वो तीनों चीज़ें नशेड़ी ने चुराई है, क्या कहते हैं, उसकी वीडियो हमने अपने कैमरे में देखी। सामने संजय पुलिस वाले हैं, उनको भी सूचना दी। अब वो तलाश कर रहे हैं। किसी ने बताया कि रेलवे पड़ाव की तरफ का लड़का है। बीते दिवस नगर में आयोजित जुलूस के दौरान हैदराबाद के विधायक कमरुद्दीन ओवैसी के बयान को वायरल किए जाने पर बजरंग दल ने आपत्ति जताते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सूरज चौधरी के नेतृत्व में कोतवाल अरुण कुमार सैनी को दिए ज्ञापन में बजरंग दल ने आरोप लगाया कि जुलूस में शामिल लोगों के द्वारा कमरुद्दीन ओवैसी के विवादित बयान को डीजे के माध्यम से प्रसारित कर हिंदुओं को उकसाने वाली कार्रवाई की गई है। कल रामनगर क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित किया गया और कार्यक्रम के आयोजित होने से रामनगर क्षेत्र में शांति व्यवस्था भंग की गई और उस पूरे कार्यक्रम में रामनगर क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में विवादित बयान जारी किया गया। उस विवादित बयान के माध्यम से हिंदुओं को उकसाने का काम किया गया। उस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आज रामनगर कोतवाली में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता और वाल्मीकि समाज से प्रदेश के सचिव शुभम उत्तम जी और अपने प्रखंड की टोली यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित हुई। ये इस पूरे घटनाक्रम को लेकर रामनगर कोतवाली आई है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। विकासनगर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसको लेकर विकासनगर के हरबर्टपुर में आईएमए ब्लड बैंक के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ ही स्थानीय लोगों ने बड़ी संख्या में रक्तदान किया है। पहले मैं आपका और जितने आज हमारे रक्तदाता आए हैं, रक्तदान महादान, इन सब का धन्यवाद करता हूं। आज सेवा पखवाड़ा माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस से और 2 अक्टूबर लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जयंती तक भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन के नाम से सेवा पखवाड़े का भी काम चल रहा है। उसी के तहत आज देहरादून ग्रामीण में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के द्वारा आयोजित इस रक्तदान शिविर में हमारे जिले के सम्मानित अध्यक्ष भाई मीता सिंह जी, हमारे जिले के सम्मानित किसान मोर्चा के अध्यक्ष भाई माधव सिंह बीज जी, अनिल फिरोदिया जी, मंसूर भाई और भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ जो कार्यकर्ता पदाधिकारी और यहाँ पे जो आज हमारी मेडिकल टीम आई है ब्लड बैंक से और जितने हमारे रक्तदाता है, मैं इनका आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से हम लोग एक सेवा सप्ताह के रूप में पूरे देश भर में मनाते हैं और मोदी जी का ये अपेक्षा भी रहती है पार्टी के कार्यकर्ताओं से, उनका हमेशा कि मेरे जन्मदिन को कोई फूल माला फलाना ढिमकाना ये सबसे नहीं, बल्कि यदि मनाना चाहते हैं तो जनता की सेवा करके मनाएं। तो इसलिए पार्टी उसे सेवा सप्ताह के रूप में मनाती है। और इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ संचार। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।